देखिए इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, देन हम पढ़ेंगे आरडीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस किसने इंट्रोड्यूस किया, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बेसिक है एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि ये तो आनी ही चाहिए। ये तो एबीसीडी है इंग्लिश का, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ डेटाबेस? देखिए डेटाबेस का मतलब है स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसकी हेल्प से आप डेटा को मैनेज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो एंड डिलीट कर सकते हो इजी मैनर में। ठीक है, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब यूज करते हैं डेटाबेस टू स्टोर डेटा। ठीक है, यूजर रिलेटेड डेटा, प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा कहाँ स्टोर करती हैं? डेटाबेस में स्टोर करते हैं, ताकि उसको मैनेज इजीली किया जा सके, है ना, उसको अपडेट किया जा सके, उसको रीड किया जा सके इजी मैनर में। ओके, डेटाबेस की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है परसिस्टेंट स्टोरेज, जिसका मतलब ये है कि डेटा ना आपकी डिस्क पर स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने सिस्टम रिस्टार्ट लिया तो डेटा गायब। ठीक है, इसी को बोलते हैं परसिस्टेंट स्टोरेज, टेम्परेरी नहीं है। ठीक है, दूसरा है स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। इसको हम बाद में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा इज सिस्टमेटिकली अरेंज्ड टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखिए स्ट्रक्चर्ड होता है डेटा, दैट्स इट। आगे आने वाले लेक्चर्स में ये समझ में आ जाएगा कि सर इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, और डेटाबेसेस कैसे इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करते हैं। तीसरा पॉइंट है इजीली रिट्रीवेबल। वही बात है सर, आसान तरीके से हम क्वेरी कर सकें डेटाबेस को। ठीक है सर, मेरे को ये फाइंड करना है, मेरे को वो फाइंड करना है, मेरे को ऐसे यूजर फाइंड करने हैं जिनके लास्ट नेम एम से स्टार्ट होते हो, मेहता। ठीक है, ऐसे तो हम कर पाए ये चीजें आसानी से। ठीक है, वही तो पढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट में, है ना। क्वेरी करने के तरीके, किस तरह से मैं पूछूं डेटाबेस से कि सर ये वाली चीजें दे दो मेरे को। कह रहा है कौन करंट एक्सेस, कह रहा है कि मल्टीपल यूजर्स एक बार में एक्सेस कर पाए डेटाबेस को। ठीक है, विदाउट करप्टिंग डेटा। ठीक है, ये विशेषताएं हैं डेटाबेस की सर, मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर पाते हैं डेटाबेस को विदाउट करप्टिंग इट। कैसे करता है वो देखेंगे बाद में। आखिरी है सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। कह रहा है एक्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है कि सर इस बंदे को सिर्फ क्या है, राइट्स हैं रीड के, ये अपडेट नहीं कर सकता। ऐसे हम एक्सेस को चेंज कर सकते हैं। ओके, देखेंगे कैसे करते हैं। जैसे कि आप नए हो, किसी टीम में काम कर रहे हो, तो आपके पास सिर्फ रीड राइट्स होंगे कि भाई अब ये नया बंदा है, इसको परख रहे हैं। ठीक है, जब पता चल जाए कि हाँ बंदा क्या है, रिलायबल है, रेस्पॉन्सिबल है, जानता है क्या करता है, फिर अपडेट राइट्स दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल मानते हैं, जैसे आप एक टीम में गए, आपके मैनेजर ने आपको डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स दे दिए, लेकिन उसने रीड राइट्स दिए, उसने अपडेट के राइट्स नहीं दिए। समझ रहे हो? तो ये चीज हम कर सकते हैं। अगेन फिर से वही चीज लिखी हुई है, वाई यूज अ डेटाबेस। अगर हम परमानेंट स्टोरेज चाहते हैं, डेटा लार्ज है लेकिन हम उसमें से कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं जल्दी से, हम चाहते हैं मल्टीपल यूजर्स कॉन्करेंटली साइमल्टेनियसली एक्सेस कर लें डेटा को विदाउट करप्टिंग इट। हम चाहते हैं अगर जिस सिस्टम पर है हमारा डेटा, अगर वो भी फेल हो जाए तो कुछ बैकअप रखा हो, है ना। ये चीजें प्रोवाइड करता है डेटाबेस। ये फीचर्स हैं, ये विशेषताएं हैं, इसी वजह से हम डेटाबेस को यूज करते हैं। समझ रहे हो? तो ओवरऑल पिक्चर ऐसी है सर कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है और कुछ उसमें से ढूंढना है फटाफट, तो डेटाबेस हम यूज करेंगे। परमानेंट स्टोरेज हम चाहते हैं, ठीक है, और रिकवरी भी चाहते हैं, बैकअप भी चाहते हैं कि एक मशीन पे रखा है डेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मशीन अगर खराब हो जाए तो कहीं और भी रखा हो तो उसको बैकअप बोलते हैं। ये सब चीज जो है डेटाबेस प्रोवाइड करता है। अच्छा ठीक है, हमने देख लिया डेटाबेस क्या है। अब देखते हैं डीबीएमएस क्या भला है। लिखा हुआ है सर एक सॉफ्टवेयर है। कल को आपसे कोई पूछता है सर डीबीएमएस क्या है, आपको बोलना है एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन करता क्या है? सर यही करता है सब कुछ। समझ रहे हो? यही तो डेटाबेस को मैनेज करता है, स्टोरेज से लेकर, ठीक है, अपडेट हो गया, सिक्योरिटी हो गई, रिट्रीवल हो गया। ठीक है, रिट्रीवल यानी कैसे डेटा फेच करना है, ये सब चीजें हैंडल कौन करता है? एक सॉफ्टवेयर हैंडल करता है, उसी को बोलते हैं डीबीएमएस। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, प्लूरल है, बहुत सारे हैं। डीबीएमएस लिखा हुआ एक लेयर की तरह काम करता है। इट्स एन इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस यानी कि एक्चुअल जो कि डेटा स्टोर है, ठीक है, और एंड यूजर कौन है, ठीक है,
उसके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। ओके, ऑब्वियस चीज है। सिंपल से शब्दों में बोलूं तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को यूज करते हैं, हम डीबीएमएस को यूज करते हैं टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, दैट्स इट। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ डीबीएमएस। अब देखिए, डीबीएमएस की मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं। आर डीबीएमएस है ना, रिलेशनल डीबीएमएस, रिलेशनल का मतलब आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, नो सीक्वल डीबीएमएस। फिर क्या लिखा है, इन मेमोरी डीबीएमएस। पहला है आर डीबीएमएस। इसमें डेटा स्टोर होता है टेबल्स के अंदर, है ना, रोज एंड कॉलम्स के अंदर। नो एसक्यूएल डीबीएमएस में क्या होता है, थोड़ा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे कि जेसन में स्टोर हो रहा है। ओके, देन है इन मेमोरी डीबीएमएस, जो कि डेटा स्टोर करता है रैम के अंदर फॉर फास्टर एक्सेस, ठीक है। दूसरे और तीसरे को मारिए गोली। पहला वाला देखिए, पहले वाली कैटेगरी देखिए डीबीएमएस की, जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें टेबल्स में स्टोर होता है डेटा। उसको इंप्लीमेंट करने वाले कई सारे मेंबर हैं, जैसे कि MySQL या फिर MySQL, ठीक है, PostgreSQL, Oracle, SQL सर्वर। ये क्या है, ये 4 बंदे हैं, ये 4 बंदे हैं जो कि क्या है, इंप्लीमेंट करते हैं RDBMS को। तो MySQL या फिर MySQL क्या है, एक RDBMS है। PostgreSQL क्या है, एक RDBMS है, जिससे कि हम इंटरेक्ट करते हैं विद द डेटाबेस। ओके, तो ध्यान से सुनिए सर, DBMS की कई कैटेगरी हैं, अच्छी बात होंगी। एक कैटेगरी क्या है, RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल का मतलब बताऊंगा अभी आगे। कई सारे लोग हैं जो कि RDBMS को इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि MySQL, Oracle, ठीक है, SQL सर्वर, PostgreSQL। हम इस प्लेलिस्ट में MySQL पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इन दिस कोर्स वी विल फोकस ऑन MySQL या फिर MySQL, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, विच इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स RDBMS। ओपन सोर्स है सर, पैसे नहीं देने किसी को भी। ओके, अब बात करते हैं जो कि रिलेशनल था, है ना। RDBMS में R स्टैंड्स फॉर रिलेशनल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर, जो डेटा है ना वो टेबल्स में स्टोर होता है ना। मोर स्पेसिफिकली भाई साहब बता रहे हैं, इन्होंने 1970 में इंट्रोड्यूस किया, है ना, ये मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल। कह रहे कि सर इस तरीके, मॉडल यानी कि तरीका, डेटा को पटकने का तरीका, है ना, इस तरीके के अनुसार डेटा जो है उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं हम एक या फिर एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर, है ना, विद रोज एंड कॉलम्स, दैट्स इट। और टेबल्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं, इसीलिए बोला गया है रिलेशनल डेटा मॉडल। इसीलिए बोलते हैं हम RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि टेबल्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। कैसे होंगे बताऊंगा अभी, ठीक है, बताऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। उससे पहले इस रिलेशनल मॉडल में ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं। टेबल्स, है ना, टेबल बना दिया, सबको बताया टेबल क्या है। एक प्रकार का डेटा वहां पर स्टोर होता है, जो भी लिखा हुआ है बाहर में गया, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ आपको, टेबल का मतलब क्या है कि एक प्रकार का डेटा स्टोर है। जैसे मान लो आपकी एक कंपनी है ई-कॉमर्स की, ठीक है, उसमें किस तरह का डेटा स्टोर होगा बताइए। उसमें कस्टमर का डेटा स्टोर होगा, तो एक टेबल होगा कस्टमर का, एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोग खरीद रहे हैं, तो एक टेबल होगा प्रोडक्ट्स का। सिंपल सी कहानी है। ओके, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी आ जाएगी, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट की आ जाएगी क्वांटिटी, कितने प्रोडक्ट आपके पास हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है। आपके पास क्या है बताइए, आपके पास क्या है, गेंद है, बॉल है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी 10 है, ठीक है। आपके पास क्या है बताइए, आपके पास पेन है, 5 पेन है, ओके। आपके पास कैप है, कैप, ठीक है, कितनी, 15 कैप्स है। तो ये क्या है, टेबल है सर। डेटा क्या स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर हो रखा है। इनको बोल देते हैं कॉलम, है ना, बचपन में पढ़ते थे ना, ये तो पता ही होगा आपको, राइट। ये है कॉलम, आईडी, नेम, क्वांटिटी। और इनको बोलते हैं रोज, है ना, इनको बोलते हैं रोज, या फिर एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है ये, है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रोज रिकॉर्ड होती हैं, कॉलम या फिर एट्रीब्यूट, है ना, फील्ड्स भी बोल देते हैं, है ना। फिर आखिरी देखिए 2 पॉइंटर्स हैं, कीज लिखा हुआ है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है, पढ़ेंगे क्या होता है। एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स, है ना, मैंने बताया था आपको कि जो टेबल्स होते हैं वो हो सकता है ना, हो सकता है कि वो रिलेटेड हो। यहाँ पे लिखा है 1 to 1 रिलेशन, 1 to many रिलेशन, मैनी टू मैनी रिलेशन, है ना। ऐसे सुन के लगता है भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ईजी होता है, बताऊंगा, ठीक है। ये जो लास्ट के 2 हैं मैं समझाऊंगा अभी, उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक स्मॉल कंपनी इमेजिन करिए, ठीक है, उसमें उनको डेटा स्टोर करना है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। कह रहा है कि डेटा है एम्प्लॉयज का, ठीक है, देन डिपार्टमेंट्स का, कि भाई ये HR डिपार्टमेंट में
ये आईटी डिपार्टमेंट में ऐसे करके। ओके, देन प्रोजेक्ट्स है ना, 3 चीजें हैं, एम्प्लॉइज है ना, डिपार्टमेंट्स एंड उनके प्रोजेक्ट्स। 3 चीजें हमें स्टोर करनी है डेटाबेस के अंदर। तो देखो हमने यहाँ पर 3 टेबल्स बना लिए। पहला है एम्प्लॉय टेबल, 3 बंदे हैं भाई हमारी कंपनी में, छोटी कंपनी है हमारी। हमें क्या स्टोर करना है, बंदे की जानकारी स्टोर करनी है एम्प्लॉयज टेबल के अंदर कि सर एम्प्लॉय की आईडी क्या है। एम्प्लॉय का नाम को मैंने तोड़ दिया 2 भागों में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। बंदे की ईमेल आईडी क्या है एंड बंदे का डिपार्टमेंट क्या है। ठीक है, डिपार्टमेंट की आईडी लिख ली मैंने, है ना, पूरी जानकारी नहीं लिखी। ओके, यहाँ पे लिखा मैंने डिपार्टमेंट आईडी 10 10 20। ओके, अब देख फिर एक और टेबल होगा डिपार्टमेंट्स टेबल, जो कि उस डिपार्टमेंट आईडी को, है ना, इस डिपार्टमेंट आईडी को बताएगा कि सर मतलब क्या है। 10 का लिखा हुआ है, 10 का मतलब सेल्स है, एंड लिखा हुआ है 20 का मतलब मार्केटिंग है। इसका मतलब क्या है कि जॉन डो जो है बंदा वो सेल्स में है, जेन स्मिथ जो है वो भी सेल्स में है, एंड रॉबर्ट ब्राउन जो है वो मार्केटिंग में है। सही बात है। अब हो सकता है आपके दिमाग में 2 चीजें आए। पहली बात ये कि सर आपने यहाँ पर 10 10 20 लिखा है, डिपार्टमेंट टेबल की तो जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो सेल्स सेल्स मार्केटिंग। ठीक है, पहला डाउट ये। दूसरा हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सर आईडी की जरूरत ही क्या है, आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट नेम लिख दो यहाँ पर, सेल्स सेल्स मार्केटिंग, है ना। ठीक है, मान लेते हैं, आपकी सुन लेते हैं और यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम डाल देते हैं सेल्स सेल्स मार्केटिंग। अच्छी बात है। चलिए अब मान लेते हैं कि आपके अभी 3 एम्प्लॉयज हैं, कल को 1 लाख एम्प्लॉयज हो गए, आप बहुत अमीर हो गए, आपकी बड़ी कंपनी बन गई है। आपने सोचा कि यार सेल्स को सेल्स ना लिख के बिजनेस डेवलपमेंट लिखा जाए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आपने सोचा कि कैसे लिखूं सेल्स को बिजनेस डेवलपमेंट। हो सकता है वो तो 10,000 बार आ रहा हो, है ना, 10,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हो सेल्स में, तो सेल्स 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 इतनी जगह सेल्स आ रहा है, तो उस चीज को अपडेट करना बहुत ही इनएफिशिएंट है। समझ रहे हो बात को, आप सर्च करोगे कहाँ सेल्स है, फिर अपडेट लगाओगे। सही बात है। और एक और चीज, दूसरी चीज क्या है कि सर आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो डेटा, सेल्स 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 ऐसे। कल को बिजनेस डेवलपमेंट, इतना बड़ा टेक्स्ट रिपीट कर रहे हो, बिजनेस डेवलपमेंट ऐसे। और मान लो सेल्स के लिए, है ना, सेल्स के लिए कोई और कॉलम भी है। ठीक है, मान लेते हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड कई सारी चीजें, हमने तो बस लिख दिया कि हाँ भाई नाम क्या है डिपार्टमेंट का। मान लो 10 चीजें हो रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज टेबल में है ईमेल आईडी उसकी, है ना, लास्ट नेम फर्स्ट नेम फलाना ढिमकाना, ऐसे डिपार्टमेंट के लिए भी कई सारी चीजें हैं कि सर बजट कितना है उस डिपार्टमेंट के लिए, मैक्स हेड काउंट, डिस्क्रिप्शन। तो सुनिए मेरी बात, सेल्स के लिए मान लेते हैं ये 4 कॉलम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैक्स हेड काउंट ये तो सेम रहने हैं, तो मैं सेल्स के लिए बार बार वो सेम कहानी लिखूंगा, मैक्स हेड काउंट 100, डिस्क्रिप्शन फलाना, बजट 100 रुपए, फिर दोबारा सेल्स आ गया, फिर से वही कहानी, मैक्स हेड काउंट 100, डिस्क्रिप्शन फलाना, बजट 100 रुपए। तो ये तो क्या कर रहा हूं मैं, डेटा को रिपीट कर रहा हूं बिना मतलब। उससे बढ़िया क्या है, उससे बढ़िया है कि सर डिपार्टमेंट आईडी लिखिए और एक नया टेबल बना लीजिए। ठीक है, जिसमें आप आईडी और उससे रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी चीजें लिख दोगे। अब देखो सुनो मेरी बात, सिर्फ एक एंट्री रहेगी सेल्स की, 1000 नहीं, लाखों नहीं, सेल्स नाम रहेगा, मैक्स हेड काउंट इमेजिनरी कॉलम 100, डिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन फलाना, डिपार्टमेंट बजट 100 रुपए। सिर्फ एक एंट्री है, दैट्स इट। कुछ अपडेट करना है कर लो, सेल्स का नाम बिजनेस डेवलपमेंट रखना कर लो, एक ही रो है। समझ रहे हो बात को, कितना इजी हो गया है, कोई डेटा हम डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं। ये है, इसी को बोला जाता है रिलेशनल मॉडल। दोनों टेबल रिलेटेड हैं, किस पर, डिपार्टमेंट आईडी से रिलेटेड हैं। हमारी बात कि सर रेफर करो इस एम्प्लॉय की, रॉबर्ट ब्राउन की डिपार्टमेंट आईडी क्या है 20, अच्छा तो दूसरे टेबल में रेफर कर लो सर, 20 का मतलब मार्केटिंग है, ऐसे। ठीक है, तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल क्या है, रिलेटेड है। अब जैसे प्रोजेक्ट्स टेबल है हमारा, ये अभी अलग ही पड़ा हुआ है, इसको भी डाल सकते हैं हम एम्प्लॉयज में, है ना, कि सर क्या प्रोजेक्ट असाइन है इसको, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि सर एम्प्लॉयज टेबल एंड डिपार्टमेंट्स टेबल आर रिलेटेड। हमें पता चल गया कि फायदा क्या है रिलेशनल मॉडल का। वापस आते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट पे, लिखा था प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब समझते हैं इसका मतलब। प्राइमरी की का मतलब है कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रॉ इन अ टेबल। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी कैन बी प्राइमरी की इफ इट यूनिकली आइडेंटिफाई
एवरी एम्प्लॉय। अब देखिए इस एग्जांपल में एम्प्लॉय टेबल के अंदर कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सा ऐसा कॉलम है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक एम्प्लॉय को, एक रो को। एम्प्लॉय आईडी, नाम तो सेम हो सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी सबकी डिफरेंट होगी, राइट। ऐसे मानिए सरकार के डेटाबेस में आपकी सारी डिटेल्स हैं, सही बात है, और उस डेटाबेस में आधार नंबर जो है, ठीक है, वो एक इंसान को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो उनके डेटाबेस में आधार नंबर जो है वो हो सकता है क्या, प्राइमरी की। ओके जैसे यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय आईडी, जो कि किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। फिर है फॉरेन की, कह रहा है कॉलम इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। कह रहा है सुनिए, फॉरेन की का मतलब ये है वो कॉलम जो कि एक टेबल में है, ठीक है, ऐसी है, ठीक है, लेकिन वो सेम कॉलम दूसरे टेबल में प्राइमरी की है। समझ रहे बात को, यानी कि यार जिसके आधार पर टेबल रिलेटेड है, दैट्स इट, समझते बात। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी क्या है, फॉरेन की है इस टेबल के लिए, समझ रहे हो, इस टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की, इस टेबल के लिए, इसी टेबल के लिए डिपार्टमेंट आईडी क्या है, फॉरेन की, है ना, फॉरेन की, दूसरे देश की है ना, दूसरे देश यानी कि दूसरे टेबल की, दूसरे टेबल की। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की है सर, सिंपल सी कहानी है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आईडी एक डिपार्टमेंट को। ओके तो वही लिखा हुआ है सर। लास्ट पॉइंटर है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। वन टू वन का मतलब है ईच रो इन टेबल ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन रो इन टेबल बी, है ना। जैसे कि एक रो जो है ना, एक रो यानी कि एक बंदा जो है एक ही डिपार्टमेंट में तो हो सकता है, तो वन टू वन रिलेशन है, समझ आती बात। दूसरा है वन टू मैनी, वन रो इन टेबल ए कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल रोज इन टेबल बी। फॉर एग्जांपल वन डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉइज। समझ रहे हो बात को। अब देखो एम्प्लॉय टेबल है ना, एम्प्लॉय टेबल कैसे रिलेटेड है डिपार्टमेंट टेबल से, वन टू वन, क्योंकि एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में हो सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट टेबल कैसे रिलेटेड है एम्प्लॉइज से, वन टू मैनी। समझ रहे हो बात को, क्योंकि सेल्स में देखो दो एम्प्लॉइज हैं, सिंपल सी कहानी। फिर है मैनी टू मैनी रिलेशन, मल्टीपल रोज इन टेबल ए कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल रोज इन टेबल बी। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉइज। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन सोच के देखिए इस बात को। एक प्रोजेक्ट पर कई सारे लोग काम कर सकते हैं एंड एक एम्प्लॉय कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, ठीक है। तो मैनी टू मैनी एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने अभी लिया नहीं है वाला, बाद में देखेंगे। ओके सब करेंगे अपन। ओके तो मैंने बता दिया आपको कि रिलेशनल मॉडल क्यों बढ़िया है, ठीक है। फिर से बताता हूँ वाई रिलेशनल मॉडल, वाई RDBMS, है ना। डेटा इंटीग्रिटी, बाय यूजिंग प्राइमरी एंड फॉरेन कीज रिलेशनल मॉडल एनफोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या है, एन एम्प्लॉय रिकॉर्ड दैट रेफर्स टू डिपार्टमेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है ऐसी एंट्रीज नहीं रहेंगी, कैसी, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जिसका एक डिपार्टमेंट है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे हो, प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज ये इंश्योर करती हैं कि ऐसी एंट्रीज ना रहें, है ना, कि सर यहाँ पर एक एम्प्लॉय पड़ा हुआ है और उसका डिपार्टमेंट लिख रखा है हमने कुछ, और उस डिपार्टमेंट की एंट्री नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी की एंड फॉरेन की ये चीजें एनफोर्स करती हैं कि एंट्री होनी पड़ेगी। कैसे करती है बाद में देखेंगे। रिड्यूस्ड रिडंडेंसी, मैंने आपको बताया कि सर डिपार्टमेंट सेल्स है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है ना, मैक्स हेडकाउंट बजट। अब ये जो 3-4 चीजें हैं ये बार बार रिपीट करते जा रहे हो, क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है। समझ रहे हो, दूसरा टेबल बना लो। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी इन क्वेरिंग, ठीक है, आप मतलब रिट्रीव कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो डेटा, है ना, आसान तरह से, वो देखेंगे बाद में। लेकिन मेन चीज ये है कि सर डेटा इंटीग्रिटी एंड रिड्यूस्ड रिडंडेंसी, ये दो मेन कारण हैं RDBMS को यूज करने के। कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर। सर आपको अब डेटाबेस क्या होता है, DBMS क्या है, रिलेशनल DBMS क्या है, ये सब पता चल गया है। एंड ये सब चीजें क्रूशियल हैं टू अंडरस्टैंड कि सर SQL क्या है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन क्या लिखे हुए भाड़ में गई, बाद में देखेंगे, आप समझ में आ जाएगा। इन सारे कंसेप्ट्स को आप समझोगे ना, तभी आप क्या स्केलेबल सिस्टम बना पाओगे। स्केलेबल यानी कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम बना पाओगे, ठीक है। अच्छी बात है, बना लेंगे। पहले तो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं SQL, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा।